गुड मॉर्निंग। हमारे YouTube चैनल व्यू पॉइंट कंप्यूटर सेंटर निर्वाणा पे आपका फिर से स्वागत है। आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप लोग हमारे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियोज़ को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज अकाउंटिंग ग्रुप्स एंड लेजर्स। में अकाउंटिंग ग्रुप्स होते क्या हैं, लेजर्स क्या होते हैं और इनको टैली में कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताऊंगा। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है ग्रुप्स। ग्रुप्स होता क्या है? ग्रुप्स आर कलेक्शन ऑफ लेजर्स ऑफ द सेम नेचर। सेम नेचर्स के लेजर्स को एक ग्रुप के अंदर इकट्ठा करना ये ग्रुप कहलाता है। अकाउंट ग्रुप्स आर मेंटेन determine the hierarchy of ledgers accounts which is helpful in determining and presenting meaningful and complete reports। किसी भी व्यक्ति या किसी भी लेजर्स की एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम ग्रुप्स का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर हम लेजर्स को क्रिएट करते हैं। जितने भी हमारे लेजर्स हैं उनको हम क्रिएट करने के लिए इसका प्रयोग किया था। जैसे हमारे कोई डेटर्स हैं तो उनको सन्डी डेटर्स में डालना होता है, अगर कोई क्रेडिटर उसको क्रेडिटर में डालना होता है तो उसमें ग्रुप का ही प्रयोग किया जाता है। जब हमारे ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप से हमारे लेजर्स को डिफाइन करते हैं कि कौन सा लेजर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है, कौन सा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो होगा, कौन सा बैलेंस शीट में शो होगा। ये सारा हम ग्रुप्स के अंदर ही मतलब क्रिएट करते हैं, तब वो चीज़ें वहाँ पर पहुँचती हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, प्री डिफाइंड ग्रुप्स इन टैली इन 28। जो आपके ग्रुप्स होते हैं टैली के अंदर वो प्री डिफाइंड है 28 आपको पहले से बने मिलेंगे। इसके अलावा अपने यूज के अनुसार आप जितने भी ग्रुप्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट है, अगर कंपनी का मालिक कोई भी पैसा लगाता है उसके लिए कैपिटल का अकाउंट ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है और 28 के अंदर काउंट किया जाता है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर है, अगर हम किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं और वो हमारे से पैसे लेनदार है तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप उसके लिए बना हुआ है। इसी तरीके से हम किसी को माल बेचते हैं तो हमारा डेटर्स है, उसके लिए सन्ड्री डेटर ग्रुप्स टैली के अंदर प्री डिफाइंड है। प्रोविजन है, हमारे कोई भी खर्चे पेबल है देने बकाया तो उसके लिए प्रोविजन ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। कैश इन हैंड है, कैश के लिए कैश बना होता है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सभी टैक्सेस को शो करने के लिए, पेड करने के लिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप हम प्रयोग करते हैं। जितने भी टैक्स के लेजर्स हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर क्रिएट करते हैं, जैसे SGST हो गया, CGST हो गया, IGST हो गया। अगर हम माल खरीदते हैं तो उसके लिए परचेज अकाउंट ग्रुप हमारा बना होता है। अगर हम माल बेचते हैं उसके लिए हमारा सेल्स अकाउंट ग्रुप बनता है। तो इसी तरीके से हमारे सारे ग्रुप्स इसके अंदर चलते हैं और सभी खर्चों के लिए, डायरेक्ट खर्चों के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप बना होता है और इनडायरेक्ट के लिए इनडायरेक्ट ग्रुप बना होता है। तो इसी तरीके से हमारे लेजर्स होते हैं। A ledger is the actual account head to identify your transaction and are used in all accounting vouchers। आपकी पूरी डिटेल एक लेजर्स के अंदर क्रिएट होती है। जितना भी आप लेन देन करते हो एक लेजर्स हमें बताता है। एक लेजर्स के अंदर हम ये किसी भी डेटर क्रेडिटर किसी भी एक्सपेंस को काउंट कर सकते हैं कि हमने कितना खर्चा किया, हमने किसके कितने पैसे देने हैं, किसके लेने हैं, या कोई कैश की ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब देखना, बैंक अकाउंट का देखना है, या पेमेंट्स का देखना है, माल खरीदने का देखना, तो वो लेजर हमें डिफाइन करके देता है। लेजर्स पर ही वो सारी काउंट होती है। हमारे टैली के अंदर दो लेजर प्री डिफाइंड होते हैं जो पहले से बने होते हैं, जिनका नाम है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों लेजर्स टैली के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं। इसके अलावा जो भी लेजर आपका यूज का है, जो इस लेजर की भी आपको जरूरत है, वो आप अपनी मर्जी से इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है जी। इसके बाद हमारा है जो ग्रुप्स है उसको टैली में हम कैसे क्रिएट करें। सबसे पहले हमारे पास मैंने कुछ ग्रुप्स ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना के रखे हैं। जैसे हमारे सामने पहले ग्रुप है जींद डेटर्स। हमें जींद डेटर्स को ग्रुप्स के अंदर बनाना है। चलो टैली में चलते हैं इसके लिए। तो एक कंपनी टैली के अंदर मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, ठीक है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो पहले क्या होता था, टैली ERP 9 के अंदर हमें क्रिएट जिस भी ग्रुप से लेजर्स को क्रिएट करना होता था तो उसके लिए हमें अलग से जाना पड़ता था। ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए ग्रुप में जाना पड़ता था, लेजर क्रिएट करना तो लेजर में जाना पड़ता था, इन्वेंट्री क्रिएट करनी तो इन्वेंट्री में जाना पड़ता था। मगर टैली प्राइम के अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है, एक ही क्रिएट के नीचे सभी चीज़ें हमें एकदम एक साथ प्रोवाइड किया। आपको ग्रुप्स बनाने हैं, लेजर्स बनाने हैं, या कोई चीज़ आपको क्रिएट करनी है, वो सारी इसके अंदर होती है। इसके अंदर मैं और भी दिखाता हूँ, और भी लेजर्स होते हैं जो इनएक्टिव हैं, ये सारे हम
इसके अंदर यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, चाहे हमें टैक्स का लेजर बनाना हो या फिर हमें कोई गोडाउन्स क्रिएट करना हो, स्टॉक आइटम्स बनानी हो, हम यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमें ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, ये हम ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, मगर ग्रुप्स क्रिएट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रुप्स है क्या चीज़। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर मैं जा रहा हूँ, ग्रुप्स, और यहाँ पर आपको ग्रुप्स दिखाई देंगे। देखो हमने ब्रांच है, अगर कंपनी कोई ब्रांच है तो ब्रांच एंड डिवीजन के अंदर आता है, कैपिटल ग्रुप बना हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस बना हुआ है, करंट एसेट्स बना हुआ है, इनके अंडर हम सारे लेजर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये 28 है, इसके बाद जो भी हम क्रिएट करेंगे वो आगे इसके अंदर ऐड होते चले जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं। तो हमारे सामने जो ग्रुप है हमें क्रिएट करना है, वो सबसे पहले हमारे सामने जींद डेटर्स। कंपनी क्या चाह रही है कि भी जितने भी डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं, जींद के हैं, किसी और सिटी के, उनको वो अलग अलग करना चाहती है, उनका हिसाब किताब वो अलग अलग देगी इसकी। ठीक है, तो कैसे देखेगी, तो हमने सबसे पहले बनाया है जींद डेटर्स, बना दिया जी। अलियास होता है शॉर्ट नेम, इसका कोई भी शॉर्ट नेम आप दे सकते हो, जेडी मैंने दे दिया है। ये डेटर्स का एक पार्ट, सन्ड्री डेटर्स के अंडर हम इसको दे देंगे क्योंकि डेटर ही है ये, सन्ड्री डेटर के अंडर आएगा। एंटर। ग्रुप बिहेव लाइक ए सब लेजर। देखो अगर आपका ग्रुप लेजर की तरह बिहेव करे, अब इस ऑप्शन को यस कर लेंगे, अदरवाइज नो कर लेंगे। नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस आर रिपोर्टिंग। ठीक है भाई, जो डेबिट क्रेडिट की बैलेंसिंग है उसको नेट रिपोर्टिंग ना करके डेबिट की अलग और क्रेडिट की अलग शो करे तो हम यस करेंगे। अगर हमें एक्चुअल बैलेंस ही होता है कि डेबिट क्रेडिट को प्लस माइनस करके हमें शो करवाए तो हम इसको नो रखते हैं, तो इसलिए हम इसको नो रखेंगे, इस ऑप्शन को हम नो रखेंगे। अगर हम इसको किसी टैक्स डिस्काउंट के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं इस ग्रुप को तो हम यस करेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। तो इसके लिए अभी नहीं रखेंगे, तो इसके लिए हम इसको नो रखेंगे। और ये कैलकुलेट करने के मेथड है एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी और वैल्यू, तो इसको भी हम क्या रखेंगे, नोट एप्लीकेबल। लो जी, हमने सेव कर दिया एक ग्रुप, हमने क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट ग्रुप बनाना है जो हमारा हिसार डेटर्स है, बना देते हैं जी इसको भी, हिसार डेटर्स। लो जी, ठीक है, इसको भी कुछ भी चेंज नहीं करना, इसको भी जीन डेटर्स की तरह एज इट इज हम इसके अंदर सेव कर। उसके बाद हमारे सामने है रोहतक क्रेडिटर्स है, ये क्रेडिटर्स है, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर बनाएंगे। दूसरा दिल्ली क्रेडिटर्स है, तो बना देते हैं रोहतक क्रेडिटर्स। लो जी, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर बनेगा और हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है जी, और दिल्ली क्रेडिटर्स है, तो दिल्ली क्रेडिटर्स बना देंगे, ये भी हमारा सेव होगा। तो चारों ग्रुप हमने बना दिए हैं। ठीक है, अगर हम इनको देखना चाहते हैं तो हम लिस्ट में चेक कर सकते हैं क्या हमारे बन गए हैं नहीं बने हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम जाएंगे यहाँ से और ग्रुप्स में हम जाएंगे और फिर हम चेक करेंगे। देखो हमने बनाया दिल्ली क्रेडिटर, रोहतक क्रेडिटर, क्रेडिटर्स के अंदर आ गया, हिसार डेटर्स, जीन डेटर्स और ये सन्ड्री डेटर्स। तो इस तरीके से एक ग्रुप हमारे क्रिएट किए जाते हैं अगर आपको जो प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं इनके अलावा किसी भी ग्रुप का प्रयोग करना है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं। क्या क्रिएट करने हैं, लेजर्स। ठीक है, जैसे हमने जीन डेटर्स के अंदर हमारे कौन कौन व्यक्ति है जिनसे हमें पैसे लेने हैं, उनके नाम आपको दिखा देता हूँ। हमारे सामने दो डेटर्स है, विजय एंड सन्स है, जिनसे हमने पिछले ईयर के, पिछले साल के 5,000 रुपये लेने हैं। तो ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है और इस साल के लिए हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस है। तो बना देते हैं जी। इनके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ऑलरेडी एग्जिस्ट जो लेजर्स होते हैं वो सिर्फ दो बने होते हैं, जो हमारे होते हैं कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो दो लेजर्स हमारे क्रिएट होते हैं, लेजर व्यू में कर देता हूँ, ये कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, इसके अलावा जो भी आप लेजर क्रिएट करो वो इसके अंदर ऐड होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है विजय एंड सन्स है, जो हमारा सन्ड्री डेटर है, जींद डेटर के अंदर है विजय एंड सन्स। किसके अंदर है जी, सन्ड्री डेटर्स के अंदर, नहीं जींद डेटर्स के अंदर। जे दबाएंगे, देखो इसका शॉर्ट हमने जो दिया था अलियास जेडी, ठीक है, वो इसका शॉर्ट आ गया। अब जेडी पे प्रेस करोगे तो भी जीन डेटर्स आएगा और जीन डेटर्स में तो जीन डेटर्स आएगा ही। इसी तरीके से आप इनका भी अलियास नेम यूज कर सकते हैं। लो जी, इसका एड्रेस आप डाल सकते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, इसका स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, पिन कोड इसका क्या है, मोबाइल नंबर इसका क्या है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के यहाँ पर डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डालने से पहले इनको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, F12 प्रेस करते हैं और ये सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर शो होते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा अभी हम इनको कुछ नहीं करेंगे, हम 5000 इसके अंदर डाल दें। देखो अगर हमें पैसा लेना है तो वो डेबिट होगा, अगर देना है तो वो क्रेडिट होगा। ये लो जी, एक बन गया है। दूसरा हमारा कौन है, रमेश कुमार है, जिससे हमने RK लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इसको लिहाज में। ये भी जीन का डेटर है हमारा और इससे हमने 10,000 रुपये ले, ये 10,000 रुपये। उसके बाद हमारा कौन है, हिसार के दो डेटर्स है हमारे पास, अजय प्राइवेट लिमिटेड है और दूसरा हमारा अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स। लो जी, अजय प्राइवेट लिमिटेड रोहतक के हैं, सॉरी हिसार डेटर्स, हिसार डेटर्स हम डाल देंगे इसके अंदर। इससे हमने 2,000 रुपये लेने हैं, 2000, ये भी हमने डाल दिए। नेक्स्ट हमारा जो है अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिससे 1000 लेने हैं। इसके भी हम डाल देते हैं ओपनिंग बैलेंस के अंदर 1000 रुपीज, ये भी। इसके बाद हमारे पास आते हैं क्रेडिटर्स हैं, रोहतक के लेनदार हैं जिनके पैसे हमें देने हैं, और उसमें है विजय एंड सन्स और रमेश कुमार, ये भी वैसे ही है, विजय सन्स है, ये बना हुआ है हमारा। अच्छा, ये इनके सेम नाम आ गए, कोई बात नहीं, विजय कुमार और रमेश कुमार, दो नाम सेम भी हो सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो हम उसका एड्रेस डाल सकते हैं। तो मैंने विजय और रोहतक के हैं तो विजय रोहतक ले लिया, ठीक है, और ये रोहतक क्रेडिटर्स के अंदर मैंने डाल दिया, इसके 5000 मैंने डाल देने हैं, ये। उसके बाद रमेश कुमार है जिसके 10,000 हमें पेड करने हैं, और रमेश ये भी रोहतक का है, रोहतक क्रेडिट के अंदर डाल दिया मैंने इसको भी, और उसके 10,000 मैंने डाल दिया। इसके बाद हमारे सामने है दिल्ली के क्रेडिटर्स हैं, विजय एंड सन्स और रमेश कुमार, ये भी हमारा सेम हो गया, इसको भी हम ले लेते हैं, विजय इसके बाद रोहतक क्रेडिटर्स है हमारे, लेनदार्स के लेजर्स भी इसी तरीके से हम बनाएंगे जैसे हमने डेटर्स के बनाए हैं। जैसे हमारे सामने है राम कंपनी है जिसके हमने 5000 रुपीज़ पेड करने हैं, तो बनाते हैं जी लेजर्स राम कंपनी, तो हम बना देते हैं, रोहतक क्रेडिटर्स है ये,
और इसके हमने 5000 रुपीज़ पेड करना है। इसका ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया। ये लो जी, क्रेडिट है, इसलिए हमने देने इनके पैसे, इसलिए क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। जब लेने होते हैं तो डेबिट बैलेंस होता है। ये क्रेडिट डेबिट का यूज हम आगे वाउचर एंट्री में बड़े अच्छे लेवल पर सीखेंगे। अगला है अजय ट्रेडर्स है, इसके 10,000 रुपीज़ हमें पेड करने हैं। अजय ट्रेडर्स, और इसका हम 10,000, ये लो जी। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं हमारे दिल्ली के कुछ लेनदार हैं, टू ब्रदर्स कंपनी है कोई, और राहुल एंड राज कंपनी है। तो बना देते हैं जी, टू ब्रदर्स के नाम से कोई कंपनी, ये दिल्ली से क्रेडिटर है हमारे, और इसके हमने 5,000 ही पेड करने हैं। 5,000, ठीक है जी। सेकंड है हमारा राहुल एंड राज कंपनी, तो राहुल एंड राज कंपनी, ये लो जी, इसके हमने 10,000 पेड करने हैं। ये हमारे बन गए। इसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो, इसका बेनिफिट हमें बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे हम आगे जाकर अपना हिसाब किताब या बैलेंस शीट हम चेक करते हैं, तो बैलेंस शीट में हम जाएंगे, Alt+F1 हम प्रेस करेंगे। अगर हमें डेटर शो करें कि हमारे कौन है, तो एंटर प्रेस करेंगे तो हमें अलग से शो करवाएगा कि हिसार के डेटर कौन से हैं और जिन के डेटर्स कौन नहीं है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर Shift+Enter प्रेस करेंगे तो आपको इनकी डिटेल अंडर से शो हो जाएगी। ठीक है जी, वो तो हिसार वाले डेटर्स हैं वो अलग शो हो जाएंगे, और जो जींद के डेटर्स हैं वो अलग शो हो जाएंगे। ठीक है, यह चीज़ आप इस तरीके से शो करवा सकते हैं। अपने डेटर्स को, क्रेडिटर्स को कंपनी के अंदर कैसे कैसे अलग दिखाना है, आप अलग अलग यहाँ ऐसे काउंट कर सकते हैं। इससे आपके लेजर्स जो है, आपके डेटर क्रेडिटर्स है, मिक्स नहीं होंगे और आपको उनका हिसाब किताब देखने में बड़ी आसानी होगी। इसी तरीके से क्रेडिटर्स हमारे पास है, सन्ड्री क्रेडिटर हैं, यहाँ पर दिल्ली के Shift+Enter प्रेस करेंगे। रोहतक के हैं, इसके लिए भी हम Shift+Enter प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हम क्रेडिटर्स को शो करवाएंगे। ठीक है जी, तो आगे सबसे मेन काम जो हमारा था ये ग्रुप्स का था, ग्रुप्स मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आता है लेजर्स को अच्छे लेवल पर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है जी बात, तो लेजर्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लेजर्स एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम मैनुअल अकाउंट्स बना, अकाउंट्स हमारा दो प्रकार से क्रिएट होता है, एक मैनुअल होता है और एक आपका ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स हम बनाते हैं। तो मैनुअल अकाउंट के अंदर सबसे पहले क्या होता था, जर्नल्स बनाए जाते थे और फिर खाते खोले जाते थे। मगर ऑटोमेटिक या आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंट के अंदर उल्टा होता है, पहले आपको लेजर्स क्रिएट करने होते हैं और फिर उनकी वाउचर्स तैयार होती है। किसी भी व्यक्ति को लेन देन करने से, किसी व्यक्ति के साथ लेन देन करने से पहले उसका खाता हमें खोलना पड़ता है। तो जी ग्रुप्स हमने सीख लिया है। अब ग्रुप से आगे हमें लेजर्स को कैसे क्रिएट करते हैं अच्छी लेवल पर, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आप लोगों के लिए मैंने पहले ही लेजर्स बना के रखे हुए हैं। इन लेजर्स को हम टैली के अंदर कैसे एंटर करेंगे वो चीज़ हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है जतिन कैपिटल अकाउंट। तो लेजर्स बनाने से पहले मैं कुछ बातें आपको, लेजर्स बनाने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि क्रिएट हम करेंगे, लेजर क्रिएट करना है तो क्रिएट में हमें जाना पड़ेगा और यहाँ पर हमारा ये लेजर्स अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर F वाला ऑप्शन सबसे पहले आपने प्रेस करना है। कौन सा ऑप्शन प्रेस करना है? F12। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये F12 कॉन्फ़िगर आपने प्रेस करना है। यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे जिनको हमें यस नो करना होता है। तो सबसे पहले शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इनको भी आप नो रखेंगे, ये हमारा आगे का काम है। प्रोवाइड अलियास, इनको सभी को हम नो कर रहा हूँ एक बार, और मैं एक एक करके आपके जो काम की बातें इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, अगर ये सभी ऑप्शन हमारे नो होते हैं तो ये हमारे इस टाइप से हमें लेजर को शो करवाता है। एक छोटी स्क्रीन हमें शो होती है, मगर में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनका हमें प्रयोग साथ के साथ करना होता है। ठीक है, उनको हम करेंगे। सबसे पहले हम F12 प्रेस करके F12 प्रोवाइड इलियास डिटेल या अलियास, हम इस ऑप्शन को यस करेंगे क्योंकि हमें शॉर्ट नेम हमें चाहिए। इससे क्या फ़र्क हमें पड़ेगा, यहाँ पर नेम के नीचे अलियास का ऑप्शन शो हो जाएगा, जो किसी भी व्यक्ति के या किसी भी लेजर का हम शॉर्ट नेम दे सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने है लैंग्वेज की अभी जरूरत नहीं है, ये हम आगे सीखेंगे। मेलिंग डिटेल अगर आप चाहें, ओपनिंग बैलेंस लेजर का हमें जरूरत पड़ेगी, ओपनिंग बैलेंस हमें डालना है तो उसको हम यूज करेंगे।
मेलिंग डिटेल अगर आपको प्रयोग करनी है, उसका इनकम एक्सपेंस के रूप में कॉन्टैक्ट डिटेल अगर हमें चाहिए, उसकी बैंक डिटेल हमें चाहिए, तो इन ऑप्शनों को हम यस कर लेंगे। तो इस तरीके से जो भी चीज़ आप यस करके आओगे, या आपको उसकी मेलिंग डिटेल आ गई सारी की सारी, और उसकी बैंकिंग डिटेल आ गई। इन ऑप्शन का प्रयोग आप इस तरीके से यस और नो कर सकते हैं। देखो लेजर्स के अंदर सबसे पहले आपको नेम शो होगा, उसके बाद टोटल ओपनिंग बैलेंस, जितना भी आपका डेबिट क्रेडिट बैलेंस है यहाँ लेजर पे आप लोगों को टैली शो करवाती रहेगी टाइम टू टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है जतिन कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता है। सबसे पहले कंपनी स्टार्ट करने के लिए पूंजी लगानी पड़ती है। एक जतिन नाम के व्यक्ति, उसने 1 लाख रुपए लगाकर अपने व्यापार को स्टार्ट किया, तो इसके लिए हम लेजर कैसे क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जतिन कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट नेम आप जो भी देना चाहें, जेसी मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल। कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट के लिए हमें सी प्रेस करना पड़ेगा। जिस भी ग्रुप के अंदर इसको डालना है उसका पहला कैरेक्टर आपको यहाँ प्रेस करना पड़ेगा। तो सी मैंने प्रेस किया, सी से जितने बढ़ेंगे आपके सामने ब्लू कलर में आ जाएंगे। तो आपने कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है, ठीक है जी। और इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अच्छा, जो मालिक है उसका एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो, मान लो बस स्टैंड नरवा, ये हमने इसका स्टेट डाल सकते हो, ठीक है। कंट्री आ जाएगी, पिन कोड डाल सकते हो, मोबाइल नंबर डाल सकते हो, ठीक है जी। और कॉन्टैक्ट डिटेल में और भी काफ़ी ऑप्शंस है, कॉन्टैक्ट पर्सन, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, सीसी नेम या वेबसाइट है, वो डिटेल आप इसके अंदर पूरी इसके अंदर डाल सकते हैं। या बैंकिंग डिटेल डालना चाहें, ठीक है, पैन नंबर डालना चाहें, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसने 1 लाख रुपये लगाया है, मगर इसके लिए हमें वाउचर एंट्रीज करनी पड़ती है। तो वाउचर एंट्रीज के लिए हमें तो हम आगे जाना पड़ेगा, आगे सीखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहोगे हमारी क्लासेस, तो उसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप सारी टैली सीखते चले जाओगे। तो अभी मैं इनके लिए एक ओपनिंग बैलेंस मैंने बना हुआ, वो ओपनिंग बैलेंस आप लोगों के लिए मैं डाल के दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। कंपनी और कंपनी का मालिक दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। कंपनी का अलग अस्तित्व है और मालिक का अलग अस्तित्व है, ठीक है जी। तो जो कंपनी है उसके लेन देन का हिसाब किताब अलग होता है और मालिक के लेन देन का हिसाब किताब अलग होता है। तो कंपनी का मालिक जब कंपनी के अंदर पैसे लगाता है तो वो उससे वापस लेगा, इसलिए वो एज ए क्रेडिटर्स कंपनी के अंदर काम करता है। और इसी तरीके से कंपनी या टैली उसका बैलेंस जो है एज ए क्रेडिट शो करवाती है। लो जी, उसके बाद हमारे सामने लेजर्स है। एक राम नाम का व्यक्ति दिया हो जो कंपनी का डेटर्स है, देनदार है, ठीक है जी। बात, जितने भी देनदार होते हैं, जितने भी देनदार है कंपनी के, राम, श्याम, संजय, विजय, एनीबडी, कोई भी है, जितने भी देनदार है वो सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंदर डाले जाते हैं। तो राम नाम का व्यक्ति मैंने यहाँ राम डाल दिया, ठीक है। और वो डेटर्स है तो डेटर्स के लिए हम डालेंगे सन्ड्री डेटर्स, होता है पूरा नाम। तो सन्ड्री डेटर के लिए हम प्रेस करेंगे एस, और यहाँ पर हम सन्ड्री डेटर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और इसको एड्रेस इसका मेलिंग स्टेट, जो भी चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हो। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, इससे हमें 5,000 रुपये लेने हैं। जिससे भी कंपनी ने पैसे लेने हैं उनका बैलेंस कंपनी डेबिट शो करती है। कितना शो करवा रही है? डेबिट, ठीक है। जितना भी डेबिट बैलेंस का टोटल ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। जितना क्रेडिट बैलेंस का टोटल होगा वो ऐसे शो होगा। तो हमने इससे पैसे लेने हैं, कंपनी ने इससे पैसे लेने हैं, और जिससे भी कंपनी पैसे लेगी वो डेबिट शो होगा। लो जी, अगला हमारे पास क्या है? सुनील सन्ड्री क्रेडिटर्स के रूप में जितने भी कंपनी से लेनदार है, जिनके भी पैसे कंपनी ने देने हैं, वो सारे के सारे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर बनाए जाते हैं। तो सुनील कुमार है, सुनील कुमार अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके मैं सेव कर देता हूँ। ये लो, कितने पैसे देने हैं? इसके भी 5,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल हमें पेड करने हैं। ये लो, ये क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है। आगे है जतिन ड्राइंग्स। अगर कंपनी का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी में से कुछ भी निकाल ले, कैश निकाल ले, माल निकाल ले, उसके लिए एक लेजर्स खोला जाता है, खाता खोला जाता है, जिसका नाम होता है जतिन ड्राइंग्स। या कंपनी के मालिक के नाम के अलावा भी आप ड्राइंग्स भी यूज कर सकते हैं। अगर दो मालिक है तो दोनों का जतिन है, कोई और है उसके साथ उसका नाम भी बन सकता है। इसी तरीके से अगर दो मालिक हैं तो दोनों के नाम कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। तो जतिन अंडर कैपिटल अकाउंट, इसके हमने ड्राइंग इसने 10,000 किया,
देखो अब क्या होगा, 10,000 रुपये कंपनी के मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले, मगर जो लेजर बना है वो बना है आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो एज ए क्रेडिटर इसको लेगा वो क्रेडिट, मगर ये निकालने हैं तो इसके अंदर उसके अकाउंट से, कंपनी के मालिक के अकाउंट में से उसको लेस करने के लिए हम इसको डेबिट करेंगे। ये आपको मैं अच्छी डिटेल में वाउचर एंट्रीज पर बताऊंगा। ये लो जी, आगे है परचेज। अगर कंपनी का मालिक माल खरीदता है कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, इनकम कमाने के लिए, तो उसके लिए खाता वो खोलता है परचेज अकाउंट का, अंडर आएगा परचेज अकाउंट। तो हम यहाँ पर खोलेंगे खाता परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट। ये लो जी, ठीक है। माल का कोई एड्रेस नहीं होता, इसलिए वो एड्रेस बॉक्स पर नहीं जाएगी टैली, सेव कर दो। अगला क्या हमारे सामने, परचेज रिटर्न अकाउंट है जिसकी 5,000 रुपीज है। अब परचेज अकाउंट का 50,000 रुपये बैलेंस हमने नहीं डाला, चलो कोई बात नहीं। कैसे डलेगा, आपने पेज अप यहीं पे प्रेस करना है, पेज अप, इसको यस कर देगा, और पेज अप आप करते रहोगे तो प्रीवियस अकाउंट्स आपके सामने शो होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे पेज अप करके परचेज अकाउंट पर आ जाएंगे और उसका जो भी ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे डाल देंगे। मैंने 50,000 रुपये यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद है परचेज रिटर्न अकाउंट, तो हम यहाँ पे बनाएंगे। अगर कंपनी ने जो माल खरीदा उसमें से कुछ माल खराब है और वो कंपनी रिटर्न कर रही है, वापस कर रही है, खरीदा हुआ माल वापस करना कहलाता है परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट हम खोलेंगे, अंडर आएगा परचेज, ठीक है। और कितना, 5,000। अब इसको भी कंपनी क्या करेगी, टैली क्या करेगी, डेबिट करेगी, मगर इसको परचेज अकाउंट जो होता है उसका बैलेंस हमारा डेबिट होता है, इसको घटाने के लिए परचेज में से इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये लो जी। नेक्स्ट हमारा लेजर्स है सेल्स अकाउंट। अगर कंपनी माल बेचती है तो उसके लिए खाता खोलती है सेल्स अकाउंट का, तो हम भी बनाएंगे सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स के, ठीक है। कितना, 70,000 रुपीज का माल हमने सेल किया है, तो 70,000 रुपीज हम डालते हैं। ये क्रेडिट होगा क्योंकि हमारे पास जो चीज जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट हमारा लेजर जो है वो है सेल्स रिटर्न अकाउंट का, तो हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, रिटर्न अकाउंट, और ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, सेल्स के अंदर। जैसे सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स को घटाने के लिए बेचा हुआ माल अगर हमें वापस प्राप्त, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। जब कभी भी कंपनी कोई माल बेचती है और उसमें से कुछ माल वापस आ जाए तो वो रिटर्न के अंदर आता है सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर। तो हम इसके अंदर बनाएंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट और वो हम इसको करेंगे डेबिट, ये उसमें से लेस करने के लिए। आगे है बैंक अकाउंट। अगर कंपनी किसी भी बैंक में खाता खोलती है तो उसके लिए बनाती है बैंक अकाउंट। मान लो एसबीआई बैंक में खाता खोला तो उसके लिए बनाएगी एसबीआई बैंक अकाउंट, अंडर आ जाएगा बैंक अकाउंट के। कितने पैसे लगाकर खाता खोला है, ये मैं ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ उसके अंदर, 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस डालना है, ये डाल दीजिए, ठीक है। जो भी हमारे पैसे होते हैं, जो हमारे पैसे हैं वो हमारी संपत्ति है, चाहे वो तिजोरी के अंदर, चाहे हमारे कैश अकाउंट के अंदर और चाहे बैंक में हो, तो इसलिए वो डेबिट होता है। उसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपको बैंक के पैसे देने हैं, बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, बैंक अधिक वर्ष है, तो उसको हम कैसे शो करवाएंगे, तो यहां पर हम लेजर बनाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट का, अंडर आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट के, ठीक है जी बात। और ये 12,000 रुपये हमने बैंक के देने, तो देखो जो देने होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट शो होगी, ठीक है। जो कंपनी की संपत्ति है वो डेबिट होगी और जो भी कंपनी ने देने होंगे वो क्रेडिट होंगे। यहां तक का रूल ये कहता है। आगे होता है लोन पे टू राम्स एंड कंपनी। रामा एंड कंपनी को हमने लोन के रूप में पैसे दिए, तो बना देते हैं लोन पेड टू रामा एंड कंपनी। तो टैली के अंदर लोन के लिए अलग से ग्रुप्स दिए हुए जिनका नाम है लोन एंड एडवांस एसेट्स और लोन लायबिलिटी। अगर आपने किसी को पैसे उधारे दिए हैं तो वो आएगा लोन एंड एडवांस एसेट्स के, क्योंकि वो पैसे संपत्ति है हमारी, हम उससे वापस ले लेंगे। और लोन लायबिलिटी आता है जब हम किसी से पैसे उधारे लेते हैं और हमें वापस देने होते हैं। चलो जी,
कितना पैसा है? 70,000 रुपये, 70,000 रुपये हमने किसी को दिए, ये हमारी संपत्ति इसलिए डेबिट होगी। उसके बाद कंपनी ने पैसे लिए हैं लोन फ्रॉम बैंक, एसबीआई बैंक से लोन लिया हुआ है जो कंपनी के लिए लायबिलिटी है 2 लाख रुपए का। लो जी, लोन फ्रॉम एसबीआई, और वो आ जाएगा हमारा लोन लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि हमने पैसे देने हैं, 2 लाख रुपए हैं, ये 2 लाख रुपए हम ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। ये लो जी, ये देने हैं इसलिए क्रेडिट होंगे। उसके बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। कंपनी के अंदर 2 प्रकार का बीमा होता है, एक कंपनी की वस्तुओं का, कंपनी की मशीन का, कंपनी के माल का बीमा, एक दूसरा होता है कंपनी के मालिक का जीवन बीमा। अगर कंपनी के मालिक के जीवन बीमे की किस्त कंपनी के अकाउंट में से जाती है या कंपनी पेड करी है तो कंपनी उसके खाते में से काट लेगी, जो है उसका कैपिटल अकाउंट। एज ए ड्राइंग सम इसको मान सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है जी, और ये कैपिटल अकाउंट के अंदर हम डालेंगे। और ये कितने पैसे हैं हमारे? ये हैं जी हमारे 10,000 रुपीज, 10,000। ये भी ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट के अंदर आने के कारण क्रेडिट होगा, मगर इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? जिसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में से हमें लेस करना है। ये डेबिट होगा। इसके बाद है हमारे पास अगला जो हमारा लेजर है इन्वेस्टमेंट का है। हमने कहीं पर भी पैसा निवेश किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए हम खाता खोलते हैं इन्वेस्टमेंट का, निवेश किए हुए पैसे के लिए इन्वेस्टमेंट। अंडर आएगा इन्वेस्टमेंट ग्रुप बना हुआ इसके अंदर, ये इन्वेस्टमेंट के अंदर हम डाल देंगे। कितना पैसा निवेश किया है ये देख लेते हैं। 50,000 रुपये निवेश में डाले हुए हैं, निवेश किए हुए। तो ये 50,000 रुपये हमारी संपत्ति और संपत्ति हमारी डेबिट होती है। ये पैसा हमारा है, हमें मिलेगा देर सवेर, तो ये हमारी संपत्ति है। उसके बाद है ब्रांच, पंजाब ब्रांच। अगर कंपनी की कोई अदर ब्रांच भी है, मान लो कई कंपनी ऐसी होती है जो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज में काम करती हैं, तो उसके लिए भी टैली के अंदर एक अच्छा ग्रुप दिया हुआ है जिसका नाम है ब्रांच एंड डिवीजन ग्रुप। तो इसके लिए हम बनाएंगे, पंजाब में ब्रांच है तो पंजाब ब्रांच, और ये आ जाएगा ब्रांच एंड डिवीजन। इसके अकाउंट भी आप यहां मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी के लिए आ गया खर्चे। अब खर्चों की बात हम करेंगे। हमने यहां तक सीख लिया है, आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हैं। कंपनी को कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करने के लिए अनेकों खर्चे करने पड़ते हैं। अगर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का काम है या फिर किसी का सेल परचेज का काम है, माल खरीद के बेचती है, तो माल खरीद कर अपने बिजनेस तक, अपने ऑफिस तक लाने के लिए भी उसको अनेकों खर्चे करने पड़ते हैं, जिनको हम कंपनी ने कई भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा। 2 एक्सपेंस हमारे इसके अंदर होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस जो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर किसी कंपनी का माल बनाने का काम है तो माल बनाने तक का जो भी खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर काउंट होता है। 2 खर्चे मैंने आपको बता रहा हूँ, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे। वह खर्चा जो माल बनाने में, जो माल बनाने में लगता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, और जो माल को बेचने में लगता है उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलता है। बाकी मैंने आप लोगों को पहले समझाया हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब। तो हम सबसे पहले बनाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। सबसे पहले हमारे सामने है वेजेस, मजदूरी। तो खाता खोलते हैं जी, वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए आप डी भी प्रेस कर सकते हो, तो इसमें आपको डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, या फिर आप ई प्रेस कर सकते हो, जिसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस तरीके से हो जाएंगे एक्सपेंसेस। तो मैं डायरेक्ट के अंदर ले लेता हूं, और इसका डायरेक्ट एक्सपेंस जो है 2,000 रुपये, 2,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस डाला हमने खर्चों का एग्जाम्पल के लिए। ये खर्चे सारे डेबिट में होंगे, अकाउंट्स के अंदर खर्चे सारे डेबिट होंगे और इनकम सारी क्रेडिट होगी। और कुछ लेजर्स है, गोडाउन रेंट है, माल लेके आए हैं उसको गोदाम में रखना पड़ेगा, तो वो भी हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो गोडाउन रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। इसका भी हमारा 2,000 बैलेंस हमने दिया। ये लो। इसके बाद हमारे सामने फ्यूल गैस एंड पावर है, तेल गैस और बिजली है, ये भी हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है।
मशीनों को चलाने के लिए इनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो फ्यूल, गैस एंड पावर, ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसी तरीके से कैरिज इनवर्ड है, माल लाने का जो खर्चा है डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। तो कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका भी 2000 बैलेंस मैंने दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ये मैं डाल देता हूँ। तो जी आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे डलेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी है, फ्राइट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, माल बनाने का जो भी खर्चा होता है, डॉक चार्जेज है, बंदरगाह का होता है, ये सारे के सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर होता है। ठीक है जी। ये ट्रेड डिस्काउंट भी होता है, व्यापारिक छूट होती है जो एक होलसेलर द्वारा रिटेलर को दी जाती है, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। अगर मैं सभी लेजर्स क्रिएट करूंगा तो हमारी वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े लेजर से इसके अंदर क्रिएट करूंगा। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। माल तैयार हो गया, बेचने के लिए तैयार है, तो बेचने के लिए हमें जो भी खर्चा करना पड़ता है वो सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। जैसे बैंक चार्ज है, मान लो कोई भी प्रकार का, मान लो आपका पैन कार्ड का या फिर किसी और पासबुक का चार्ज बैंक के अंदर लगता है, या चेक आपका कोई भी बाउंस हो जाता है उसका खर्चा लगता है, तो सारा का सारा कंपनी के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। तो बैंक चार्जेज यहाँ पे बनाएंगे और एक्सपेंसेस के लिए ई दबाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट करके उस पर एंटर प्रेस करेंगे। और ये हमारा कितना है, ये हमारा 2000 मैंने डाला हुआ है फॉर एग्जाम्पल। खर्चे हैं, डेबिट होंगे। सैलरी है, कंपनी ने माल बेचने के लिए कुछ एम्प्लॉइज रखे हैं तो सैलरी देनी पड़ेगी, तो सैलरी हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये लो जी, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आगे हमारे सामने ऑफिस रेंट है, कोई ऑफिस हमने अच्छी मार्केट में बनाया हुआ तो ऑफिस रेंट, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इनवॉइस राउंडिंग यूज नहीं करना है टाइप ऑफ लेजर्स के अंदर, ये आगे का काम है, बताऊंगा कहाँ यूज होगा। ये भी मैंने फॉर एग्जाम्पल 2000 लिया हुआ। एडवर्टाइजमेंट है, कंपनी एडवर्टाइजमेंट करवाती है, उसके लिए कंपनी को खर्चा करना पड़ता है। फ्री सैंपल बांटती है माल को सेल करवाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए। मशीनों की रिपेयर करवानी पड़ती है। डिस्काउंट अलाउड, छूट देनी पड़ जाए, डिस्काउंट अलाउड। जैसे मान लो किसी से मैंने 1200 रुपये लेने हैं और मैं 1000 रुपये लेकर खाता बराबर करता हूँ, उसको छूट दे देता हूँ, वो भी हमारे लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये मान लो 2000 ही मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। इंटरेस्ट पेड, अगर हमने ब्याज पर पैसे ले रखे और ब्याज देना पड़ता है तो वो भी हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लीगल चार्जेज है, कानूनी व्यय है, अगर कानूनी खर्चे में कुछ करने पड़ जाए, किसी प्रकार का कुछ स्टाम्प पे खर्चा आ गया या और कोई कानूनी वर्क हो गया, तो उस टाइप के खर्चों के लिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस या लीगल चार्जेस का हम प्रयोग करते हैं। एक वैन रखी है जो हमारे माल को डिलीवर करके आती है, उसके ऊपर जो भी हमारा खर्चा होता है वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, चाहे तेल का हो, रिपेयर का हो या ड्राइवर का हो, वो सारा सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर काउंट होता है। बेड डेट्स है, डूबत ऋण। कई बार हमारा पैसा डूब जाता है, जिसको बोला जाता है बेड डेट्स, उसके अंदर बेड डेट्स के नाम से खाता खुलता है, डूबत ऋण होता है। अगर हमारा पैसा डूब गया, किसी से पैसे लेने थे वो दे नहीं सकता, उसकी कंपनी फ्लो हो गई या जो भी मामला बना, वो पैसा हमारा डूब गया, तो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर काउंट किया जाता है। ये लो जी। आगे है कन्वेंस, यात्रा व्यय। कंपनी के एम्प्लॉयज को अपने बिजनेस के प्रयोग के लिए कहीं ना कहीं भेजना पड़ता है, किसी काम के लिए भेजना पड़ता है, तो वो भी खर्चा कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कन्वेंस हो या ट्रैवलिंग हो, एक ही बात है। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, अगर कंपनी को कुछ प्रिंट आउट निकालने पड़ जाए या स्टेशनरी परचेज करनी पड़ जाए, तो वो भी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। पोस्टल एक्सपेंस होता है, अगर आपको कोई डाटा या कोई डॉक्यूमेंट पोस्टल कोरियर करने पड़ जाए, उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर होता है। उसके बाद ऑडिट फीस, जब आपके अकाउंट्स बन जाते हैं तो बनने के बाद आपको उनको चेक करवाना पड़ता है सीए के द्वारा, सीए का ऑडिट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप उसका ऑडिट करवाते हैं तो ऑडिट फीस सीए को आपको देनी पड़ती है, जो आपके अकाउंट्स को चेक करता है, जो कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब मैं थोड़ा सा एक शॉर्टकट की आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कंट्रोल+A, आपको एंटर प्रेस करके नहीं जाना, आपने सिर्फ ग्रुप में डालना है और कंट्रोल A प्रेस करना है, सीधा आप अपने लेजर्स को सेव कर सकते हैं। उसके बाद एक टेलीफोन बिल है, अगर आपको टेलीफोन का बिल पेड करना है तो वो भी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैसे, टेलीफोन बिल, ये लो,
कंट्रोल ए हम प्रेस करेंगे और सीधा हमारा लेजर सेव हो जाएगा। ये मैंने एक शॉर्टकट की आपको बीच में बता दी। कंपनी को अच्छा काम करने वाले को बोनस देना पड़ता है, जो बोनस होता है वो भी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने किसी से लोन ले रखा है और उस पर ब्याज आपको पेड करना पड़ता है, वो भी कंपनी के लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा, बीमा करवा रखा है तो बीमे की किस्त देनी पड़ेगी। ट्रेड एक्सपेंस, व्यापारिक खर्चे, छोटे मोटे खर्चे हैं, वो सारे कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। कमीशन पेड, अगर आपको किसी माल को खरीदने के लिए बीच में कमीशन देना पड़ जाए, वो भी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डेप्रीसिएशन हरास, ये अच्छा लेजर है। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन होता क्या है, जब कभी भी हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो साल दर साल उसकी वैल्यू घटती चली जाती है। तो जो उसकी घिसावट है, जो उसकी वैल्यू घट रही है, वो कंपनी के लिए खर्चा बढ़ा रही है, वो कंपनी का खर्चा हो रहा है। मतलब 1 लाख की मशीन है, 1 साल के बाद उसको हम कोई 70,000 अगर हम सेल करें तो 70,000 में सेल हो रही है, तो 30,000 रुपये हमारा एक्सपेंस हो गया, जो हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है जी। उसके बाद लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट है, हमने कोई एसेट खरीदी थी, उसको सेल में लॉस में बेचना पड़ गया, तो वो भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डोनेशन एंड चैरिटी है, अपने दान अगर चैरिटी वगैरह करते हो कहीं पे, तो वो भी कंपनी के लिए खर्चा होता है। ब्रोकरेज है, दलाली है, किसी माल को खरीदने बेचने के लिए हमें दलाली देनी पड़ जाए, तो भी हमारे लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जर्नल एक्सपेंस है, छोटे मोटे खर्चे हैं, वो भी कंपनी के लिए क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। लॉस बाय फायर है, कंपनी में आग लग जाए, आग से हानि हो जाए, वो भी कंपनी के लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लॉस बाय थेफ्ट है, चोरी हो जाए, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। पैकिंग चार्जेज, अगर हमारे प्रोडक्ट की हमें पैकिंग करके देनी पड़ती है, वो भी कंपनी के लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, अगर मान लो कंपनी के अंदर 2 मालिक हैं और दोनों ने क्या सलाह की कि जो भी कंपनी के अंदर हमने पैसा लगाया है, वो पैसा जो लगाया है, प्रॉफिट हम उसका बाद में लेंगे, मगर जो पूंजी लगाएगी उस पर हम ब्याज पहले लेंगे। मतलब किसी ने 1 लाख रुपए लगाए हैं और वो कंपनी के अंदर पहले ब्याज लेता लगाए हुए पैसे पर, और फिर उसका प्रॉफिट बांटता है, तो इस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट घटता है, तो वो भी कंपनी के लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस हो गया। उसके बाद इनकम्स की बात करते हैं। इनकम्स भी कंपनी ने 2 भागों में बांटा है, एक डायरेक्ट इनकम होती है जो प्रत्यक्ष होती है, और एक इनडायरेक्ट इनकम होती है। डायरेक्ट इनकम क्या होती है, डायरेक्ट इनकम वह इनकम है जो कंपनी का मालिक कम प्रोडक्ट को सेल करके कमाता है। कैसे, मान लो कोई भी वस्तु हमने 10,000 रुपए की परचेज की और उसको हमने 12,000 रुपए में सेल कर दिया, तो 2,000 रुपए हमें डायरेक्ट इनकम हो गई। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, मान लो हम कोई प्रोडक्ट लेने चलते हैं और वो क्या बोलता है, होलसेलर रिटेलर को क्या बोलता है कि जो भी एमआरपी आपको उसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। मान लो कोई भी आइटम है 20,000 रुपए की है और उस पर हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, जो हो गया 4,000 रुपये, वो हमारे लिए डायरेक्ट इनकम है। हम उसको 16,000 रुपये की परचेज करेंगे, ठीक है, और 16,000 रुपये की ट्रांजेक्शन करेंगे, और उसके बाद हम उसको सेल जब भी करेंगे 20 में, 19 में, 18 में, वो हमारे लिए डायरेक्ट इनकम होगी। ट्रेड डिस्काउंट को कभी अकाउंट में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ये अपने आप काउंट होता है। हमने परचेज 16 की बेच दिया मान लो उसको 19 का, तो 3,000 रुपये हमें डिस्काउंट, हमें ट्रेड डिस्काउंट जो मिला था वो हमें इनकम के रूप में शो हो गया। तो इस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट या हमारी डायरेक्ट इनकम शो होती है। इसके अलावा कंपनी बहुत सारी इनकम्स करती है भाई। इनडायरेक्ट इनकम भी कंपनी को काफ़ी होती है। कैसे, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम्स को बढ़ाने के लिए भी बहुत से तामझाम कंपनी करती है, ठीक है, जिसमें से कुछ एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखे हुए। रेंट रिसीव्ड, किराया प्राप्त हुआ। मान लो कोई बिल्डिंग हमारे पास खाली पड़ी है, उसका हमने रेंट पे दे दिया, तो रेंट हमें उसका रिसीव्ड हो रहा है, जो कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम है। तो आई प्रेस करेंगे और यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम को सिलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल ए से आप सेव कर सकते हो, या ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस हम डाल सकते हैं। इसके अंदर कितना दिया हुआ, 3,000 मैंने दिया हुआ। ये लो जी, ये लो। इनकम सदा क्रेडिट में आती है, जैसे खर्चे डेबिट में थे, इनकम हमारी क्रेडिट में शो। इसके बाद है हमारे सामने
डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर मान लो हमने किसी के पैसे देने हैं, मान लो किसी के पैसे में कितने देने हैं, मान लो किसी के हमने 2200 रुपये पेड करने हैं और उसको हम 2000 रुपये देकर खाता बराबर कर लेते हैं, 200 रुपये से हमें छूट ले लेते हैं, तो वो भी कंपनी की इनकम को बढ़ाती है, जो कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड। इनडायरेक्ट इनकम के अंदर कंट्रोल ए से हम सेव कर देंगे। उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड। अगर मान लो हमने किसी का बीच में माल बिकवा दिया और हमें कमीशन प्राप्त हो गया, तो वो भी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम है, तो कमीशन रिसीव्ड। इसके बाद ब्याज प्राप्त हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है। अगर हमने किसी को ब्याज पर पैसे दे रखे और उस पर ब्याज प्राप्त होता है, तो वो भी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पर पैसा निवेश कर रखा है उससे ब्याज प्राप्त हो रहा है, वो भी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम है। ये भी इसी तरीके से बढ़ेंगे जैसे हमने डिस्काउंट, रेंट और कमीशन का बनाया। बैड डेट्स रिकवर्ड है, कुछ पिछले साल कुछ पैसा डूब गया था और नेक्स्ट ईयर में हमें प्राप्त हो जाए, तो वो भी पैसा हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होता है। कैसे? बैड डेट्स रिकवर्ड, इनडायरेक्ट। ये लो जी। आगे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे बात हुई, अगर कंपनी का मालिक कंपनी के अंदर पैसे लगाता है तो उस पर कंपनी से ब्याज लेता है, तो ये भी रूल बनता है, अगर कंपनी का मालिक कंपनी में पैसे निकालता है तो उसको कंपनी को ब्याज देना होगा, वो भी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम होता है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पैसे निकालना या कुछ भी निकालना और उस पर ब्याज मिलना, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम होता है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई वस्तु है जो हमने प्रॉफिट में बेच दी है, कोई संपत्ति है जो प्रॉफिट में सेल कर दी है, वो भी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम होता है। तो जी ये हमारे खर्चे थे और इनकम थी। उसके बाद हम बात करते हैं एसेट्स की, संपत्ति। कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी संपत्तियां खरीदती है, तो उनको भी कंपनी ने दो भागों में बांटा है। सबसे पहले हमारे सामने है करंट एसेट, चालू संपत्ति हम जिसको बोल सकते हैं। ऐसी संपत्तियां जो एक स्थायी, एक जैसी नहीं रहती, कम ज्यादा होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। कैसे? सबसे पहले हमारे सामने एक्यूड इनकम हमारी होती है, जो करंट एसेट होती है। ऐसी इनकम जो हमने कमा ली हो मगर प्राप्त ना हुई हो। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है और ये कहता है कि आप मेरा ये प्रोडक्ट बिकवा दीजिए, मैं आपको 5,000 रुपये या 2,000 रुपये 3,000 रुपये मैं आपको कमीशन दे दूंगा। तो हमने वो प्रोडक्ट सेल कर दिया और हमने वो कमीशन कमा लिया, मगर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, तो इस तरीके की इनकम हमारी एक्यूड इनकम के अंदर आती है। ठीक है, तो एक्यूड इनकम इसको बना लेते हैं हम, एक्यूड इनकम जो हमारे लिए करंट एसेट के अंदर आती है। कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। प्रीपेड, कोई भी एक्सपेंस हमने प्रीपेड कर रखा है, समय से पहले उसका भुगतान कर रखा है और उसका भी खर्चे का टाइम नहीं हुआ है, वो सारा का सारा हमारा प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट के अंदर आता है। जैसे कोई बिल्डिंग है हमने रेंट पर ले रखी है, उसका जो रेंट है हमने 1 साल का एडवांस में दिया और 6 महीने बाद बाई चांस वो खाली करना पड़ जाए, तो वो रेंट हम वापस ले लेंगे, वो हमारे लिए करंट एसेट है। तो कैसे बनेगा? प्रीपेड रेंट करंट एसेट के अंदर। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस डालना चाहे आप डाल सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लेजर होते हैं, प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड सैलरी है, भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को देनी पड़ सकती है, प्रीपेड इंश्योरेंस हमें देना पड़ सकता है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं जो प्रीपेड होते हैं, कंपनी के लिए करंट एसेट के अंदर आते हैं। एक होता है बिल्स रिसीवेबल, अगर हमें किसी भी बिल के पैसे प्राप्त होने बाकी है, जैसे कोई भी हमने कोई डेटर्स था हमारा और वो बोला भी ये पैसे मैं आपको 2 महीने बाद दूंगा, तो उसका एक बिल एक्सेप्ट हुआ जो 2 महीने बाद इसकी पेमेंट आनी है, तो बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या होगा? करंट एसेट्स के अंदर आएगा। ये लो जी, इसका भी मैं कुछ बैलेंस डाल देता हूँ। ये डेबिट होगा क्योंकि हमारी संपत्ति है। इसके बाद हमारे होता है फिक्स्ड एसेट। एसेट को दो भागों मैंने आपको बताया है, एक करंट एसेट, दूसरा फिक्स्ड एसेट। स्थायी संपत्ति, ऐसी संपत्तियां जो कंपनी के अंदर डेली घटती बढ़ती नहीं है, ये नहीं कि हर रोज कम हो रही है हर रोज ज्यादा हो रही है, वो स्थायी रहती है। जैसे कि कंपनी में लगा हुआ फर्नीचर, वो कंपनी के लिए स्थायी संपत्ति होता है। कंप्यूटर बनाते हैं, फर्नीचर हो गया फिक्स्ड एसेट के अंदर। ये लो जी, कितना बैलेंस है? 30,000 मैंने इसका बैलेंस डाला हुआ।
डेबिट होगा क्योंकि हमारी संपत्ति है, कंप्यूटर है जो भी हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है। ये लो जी, इस तरीके से आप इन सभी लेजर्स को बना सकते हैं। आगे हमारे सामने लैंड एंड बिल्डिंग है, भूमि और भवन है, कंपनी के लिए वह भी स्थायी संपत्ति होती है। ट्रेडमार्क है, कंपनी का ट्रेडमार्क है कोई भी, वो भी कंपनी के लिए स्थायी संपत्ति होता है। लूज टूल्स है, छोटे मोटे औजार हैं, वो भी कंपनी के लिए स्थायी संपत्ति होता है। प्लांट एंड मशीनरी है, कोई भी प्लांट है उस पर लगी हुई मशीन है, वो भी कंपनी के लिए स्थायी संपत्ति होता है। बिजली की फिटिंग है, कंपनी के सेल फोन्स हैं, कंपनी में लगा हुआ एसी है, ये सारे के सारे कंपनी के अंदर स्थायी संपत्ति के अंदर काउंट किए जाते हैं। और गुडविल है, मार्केट वैल्यू, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू या किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू को भी पैसे में काउंट किया जाता है, जो कंपनी के लिए स्थायी संपत्ति होती है। इसके बाद आती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज भी बहुत होती है कंपनी की अपने बिजनेस को चलाने के लिए। इसके अंदर टैली के अंदर जो ग्रुप होता है वो करंट लाइबिलिटी होता है, जिसके अंदर लाइबिलिटीज को डाला जाता है। सबसे पहले है एडवांस इनकम। अगर किसी से भी एडवांस प्राप्त हो जाए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था किसी प्रोडक्ट का, कोई व्यक्ति आया कि आप मेरे इस प्रोडक्ट को बिकवा दो और मैं आपको ये 5,000 रुपये कमीशन दे रहा हूं, तो हमें इनकम तो एडवांस हो गई, ठीक है, मगर अभी प्रोडक्ट तो सेल नहीं हुआ। अगर हम उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाए तो वह इनकम, वो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा, इसलिए वह एडवांस इनकम हमारे लिए क्या होती है, करंट लायबिलिटी के अंदर काउंट होती है। कैसे बढ़ाएंगे, एडवांस इनकम, सी करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी आ गया आपका। और कंट्रोल ए से हम इसको डायरेक्टली सेव कर देंगे अगर आपको बैलेंस नहीं डालना है तो। और है आउटस्टैंडिंग, जैसे प्रीपेड पहले देना होता है, इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग देना बकाया होता है। अगर पिछले साल का कोई भी एक्सपेंस आपका देना बकाया, सैलरी देनी बकाया है, रेंट देना बकाया है, मजदूरी देनी बकाया है, किसी बिल के पैसे देने बकाया है, वो सारे के सारे आपके करंट लायबिलिटीज के अंदर आते हैं। कैसे, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी जो हमारे लिए करंट लायबिलिटी है। आप इसको प्रोविजन के अंदर भी दे सकते हैं, जितने भी खर्चे पेबल होते हैं, एक्सपेंस पेबल होते हैं, वो प्रोविजन के अंदर भी डाले जा सकते हैं, क्योंकि प्रोविजन भी आपका करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, कंपनी वैसे प्रोविजन के अंदर इनको काउंट करती है, तो प्रोविजन के अंदर डाल देंगे, एक ही बात है। रेंट पेएबल है, ये भी हमारा प्रोविजन के अंदर डल जाएगा। कंट्रोल ए से इनको सेव कर देंगे। इस तरीके से बैंक लोन है तो उसके लिए लोन लायबिलिटी दिया हुआ, मगर होता वो भी लायबिलिटीज है हमारे लिए। टैली के अंदर लोन लायबिलिटी ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, मगर होता करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लोन है, उसके लिए भी हमारे सामने ग्रुप है, टैली के अंदर ग्रुप होता है लोन लायबिलिटी के अंदर, तो वो भी हमारे लिए करंट लायबिलिटी होता है। तो जी, मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को जो मैंने बताया, जो मैंने आप लोगों को सिखाया, आज का जो हमारा एजेंडा था कि ग्रुप्स और लेजर्स क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आज आप लोगों को बताई हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। अगर आप और वीडियोज को भी हमारी देखना चाहते हैं, उनको समझकर सीख कर एक सफल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट कंप्यूटर सेंटर नरवाड़ा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है जी। और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैं इसके ऊपर डालूंगा उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और आपका नॉलेज का लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है जी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्यार को बहुत बहुत, आपके प्यार को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जो हमारी वीडियोज को आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, धन्यवाद।